फर्स्ट न्यूज को हम देखते हैं, डेट इज रिपब्लिक डे। वाई 26 जनवरी को हमने रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट किया? तो हम इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ रिलेट कर सकते हैं, और नेशनल डे हमारे पास है, तो रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर, दे आर नेशनल डे। तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हमने क्यों चूज किया? तो ये टाइमलाइन को आप देखो, ये सारा हिस्ट्री स्टार्ट होता है 1920 से स्टार्ट होता है। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पर्पस क्या होता है? ब्रिटिशर रॉलेट एक्ट लेके आते हैं, जलियन वाला बाग मैसेकर होता है। वर्ल्ड वार वन के बाद टर्की में ऑटोमैन एम्पायर है, उसको ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं, तो इन सब का कल्मिनेशन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है। ये एक सत्याग्रह मूवमेंट होता है, नॉन वायलेंट मूवमेंट होता है। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, जहाँ पे कुछ लोग पुलिस स्टेशन को जला देते हैं। तो तब महात्मा गांधी कहते हैं कि नाउ इंडियन पीपल्स आर नॉट प्रिपेयर फॉर नॉन वायलेंट स्ट्रगल, तो हम इसको खत्म करते हैं और बाद में हम देखेंगे। उसके बाद 1926 में बलफोर डिक्लेरेशन आता है। बलफोर, जेम्स बलफोर्ड, ही वाज अ फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन, और बलफोर डिक्लेरेशन आता है। इसमें वो कहते हैं कि डोमिनियन स्टेटस क्या होगा, एंड ब्रिटिशर अपने कॉलोनीज को डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो उस समय न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट करता है। 1927 में साइमन कमीशन इंडिया में आता है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए एक कमेटी बनती है, और साइमन उसके चेयरमैन होते हैं। साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन जो होता है, तो इंडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज ऑल द मेंबर ऑफ साइमन कमीशन वो ब्रिटिशर थे, इंडियंस कोई था नहीं। इसके ऑल्टरनेटिव में मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, और नेहरू रिपोर्ट का आर्गुमेंट होता है कि डोमिनियन स्टेटस हमें चाहिए। अब कांग्रेस के यंग लीडर सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वो अपोज करते हैं नेहरू रिपोर्ट को। महात्मा गांधी सपोर्ट करते हैं नेहरू रिपोर्ट को। उसके बाद 1929 में लॉर्ड इरविन इंडिया के वाइसरॉय होते हैं, वो इरविन डिक्लेरेशन करते हैं, और उसमें कहते हैं कि इंडिया को अब डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। बट उस समय प्रॉब्लम ये होता है कि पूरा वर्ल्ड डिप्रेशन से पास हो रहा होता है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को देखोगे तो 1929 वाज द बिगेस्ट डिप्रेशन यूएस में, यूरोपियन कंट्री में आया था। तो ब्रिटेन के पब्लिक अपोज करने लगी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हाउ कैन यू गिव डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, क्योंकि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, आपको डोमिनियन स्टेटस नहीं देना है। तो लॉर्ड इरविन ने बाद में अपने जो भी अनाउंस किया था उसको विड्रॉ उन्होंने कर लिया, लॉर्ड इरविन ने। देन उसके बाद 1930 में कांग्रेस के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का कॉल हुआ। तो 1920 से 1930 के बीच में जो हुआ था, उसने 26 जनवरी हिस्टोरिक है, और रिपब्लिक डे हमने मनाया। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट 1920 में, 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था। दिस वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। दो और बिग सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया था, वन वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड अनदर वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको उन्होंने लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? तो इसका ऑब्जेक्टिव था एंटी रॉलेट एक्ट। एंटी रॉलेट एक्ट क्या था कि किसी को भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी वारंट, किसी के प्रीमाइसेस को भी सर्च कर सकती है, किसी को भी पनिश कर सकती है, जेल में डाल सकती है बिना कोर्ट में ट्रायल किए हुए। तो ये बहुत ज्यादा रिप्रेसिव था। तो इंडियंस इसके अगेंस्ट अपोज करने लगे, और अपोज करने के लिए एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, वो अमृतसर का जलियन वाला बाग होता है। वहां पे जनरल डायर आते हैं, वो शूटिंग का ऑर्डर देते हैं, और बहुत सारे लोगों का डेथ हो जाता है, थाउजेंड्स लोगों का डेथ हो जाता है। दूसरा, ऑटोमैन एम्पायर के जो हेड थे वो खलीफा उसके हेड थे। एंड ऑटोमैन एम्पायर उस समय ऐसा था कि मुस्लिम रिलीजन का रिलीजियस हेड भी था एंड पॉलिटिकल हेड भी था। तो इसको फिर से मुस्लिम रिलीजन के हेड की तरह रिस्टोर किया जाए, इसको फिर से पॉलिटिकली टर्की में हेड की तरह रिस्टोर किया जाए। तो इसको लेके खिलाफत मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट होता है, और इस मूवमेंट के थ्रू इंडियन मुस्लिम जो है वो भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में ज्वाइन हो जाते हैं। देन इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है अनटचेबिलिटी को इंडिया से रिमूव करना है हमें। देन
इंडिया को सेल्फ रिलायंस पे लेके आना है। तो अगर आपको पता होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चरखा मूवमेंट बहुत फेमस हुआ था। गांधी जी ने कहा कि हमें जो भी क्लोथ हम वेयर करते हैं वो खुद स्पिन करना चाहिए, खुद प्रिपेयर करना चाहिए, और मैनचेस्टर से लंदन से जो क्लोथ्स आ रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इसका मीन्स क्या था? तो इसका सत्याग्रह इसका मीन्स था। सत्याग्रह दो वर्ड का बना हुआ है, वन इज सत्य ट्रूथ, अनदर इज आग्रह, विच मीन्स व्हेन यू आर स्पीकिंग ट्रूथ, आप सामने वाले को कन्विंस करो कि देखो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ, प्लीज आप मेरी बातों को मान जाओ, और जो मैं डिमांड कर रहा हूँ प्लीज इसको फुलफिल करो। तो गांधी जी का ऐसा कहना है कि अगर आप वॉयलेंस यूज करोगे तो वॉयलेंस को वो कभी भी सप्रेस कर देगा। तो यू डोंट यूज वॉयलेंस, आप क्या करो, उनको आग्रह करो, उनको रिक्वेस्ट करो, जितना हो सकता है रिक्वेस्ट करो। ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, और यहाँ पे हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करते थे। ब्रिटिशर के साथ कोई भी एसोसिएशन को बॉयकॉट करते थे। जैसे लॉयर्स ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, स्टूडेंट ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया, बिजनेसमैन ट्रेडर वो फॉरेन गुड्स में ट्रेड नहीं करते थे। लोगों के घर में जो भी फॉरेन गुड्स हैं तो वो सारे फॉरेन गुड्स को वो जला देते थे। तो दिस वाज लाइक ए बॉयकॉट मूवमेंट। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, बट 1922 में, फरवरी 1922 में चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को कुछ रेवोल्यूशनरी जला देते हैं। तो फिर गांधी जी को लगता है कि नहीं, इंडियन सोसाइटी अभी भी प्रिपेयर नहीं है नॉन वायलेंट मूवमेंट के लिए, और हमें इसको टेम्पररी रोक देना चाहिए। अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो देन इंडियन मासेस वायलेंट हो जाएगा, एंड डेट विल बी नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, ये हमारे सोसाइटी के लिए नुकसान लेके आएगा। तो हमें इसको तुरंत रोकना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि कंट्री रेडी नहीं है ऐसे प्रोटेस्ट के लिए, तो वी शुड स्टॉप दिस थिंग। अब पॉजिटिव क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 3 साल का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला लगभग, और उसके पॉजिटिव क्या थे? तो एक पॉजिटिव था कि कुछ रेवोल्यूशनरी यहाँ पे राइज होते हैं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उनका राइज होता है। इनफैक्ट आप भगत सिंह के ऊपर जो मूवीज बनी है या उनके बारे में जिन्होंने लिखा है बुक्स में आप पढ़ोगे, तो वो गांधी को अपना गुरु कंसिडर करते थे। लेकिन जब गांधी ने एब्रप्टली एंड कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तब से वो एंटी गांधी हो गए, और वो कहते थे कि मैंने अपना स्कूल, अपना घर, सब कुछ छोड़ दिया, एंड देन उसके बाद मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लगा, और जब ये पीक पे जा रहा था तो आपने इसको बंद कर दिया, आपने इसको रोक दिया। तो ये उनके ग्रीवांसेस थे। फिर इससे कांग्रेस के अंदर एक न्यू लीडरशिप इमर्ज होता है, नए रेडिकल लीडर आते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, सी राजागोपालचारी। और इसके बाद आप देखोगे टिल इंडिपेंडेंस, एंड व्हाई ओनली इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद तक भी इन लोगों ने पूरे इंडिया को डायरेक्शन दिया। आप जवाहरलाल नेहरू को देखोगे तो मॉडर्न आउटलुक उन्होंने दिया, सरदार पटेल ने इंडिया को यूनाइट किया। तो ये सारे लीडर्स का कंट्रीब्यूशन है। एंड थर्ड, इसने फ्यूचर इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को एक फ्यूचर कोर्स दिया, एक ऑब्जेक्टिविटी दिया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ये सारे पॉजिटिव थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नेगेटिव क्या था? जब 1922 में एंड हो जाता है, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, उसके बाद कोई भी बिग मास मोबिलाइजेशन प्रोग्राम नहीं होता है टिल 1927। 1927 में साइमन इंडिया में आता है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म को स्टडी करने के लिए, और तब लोग मास मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यानी यहाँ पे लोगों के जो बहुत सारे होप्स थे वो शैटर हो गए, और लोगों को लगा कि कैसे एक लीडर जो है वो एब्रप्टली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर सकता है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग सा केस मैं आपको बताता हूँ। आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, और आपने 1922 तक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना बंद कर दिया है ना, आपने सोचा कि 2-3 दिन के बाद मैं रिवाइज करूंगा या आगे प्रोसीड करूंगा, तो आपको गांधी जी के ऊपर बहुत गुस्सा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे पर्सनालिटी थे, है ना, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पीक पे जा रहा था, पीपल वेयर टू मच मोटिवेटेड, और वहां पे उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन फिर जब आप आगे पढ़ने जाओगे और टिल 1948 तक रीच करोगे, तो तब आपको गांधी जी को लेकर रिस्पेक्ट आएगा, और तब उनको लेकर सिंपति आएगा। कि जैसे मैं एक फैक्ट आपको बताता हूँ कि 1948 में, 1946 से लेके 48 तक ऐसे 30 अटेम्प्ट हुए थे गांधी को किल करने के लिए, 30 बार अटेम्प्ट हुआ था। तो गांधी को लोग कहते थे कि आप बाहर मत निकला करो, है ना, क्योंकि कोई भी आके आपको गोली चाकू मार के चला जाएगा, और उस समय उनका एज इतना हो गया था, अब गोली की भी जरूरत नहीं थी, है ना, कोई डंडा भी लेके आ जाए उससे भी मतलब हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एज था। तो उन्होंने कहा कि जब तक भगवान को मेरे बॉडी से काम लेना होगा तब तक वो मुझे जिंदा रखेंगे, और जिस दिन उनको नहीं काम लेना होगा तो उस दिन मेरा डेथ हो जाएगा। तो फिर 1948 में उनका किलिंग होता है, ऐसे एक प्रेयर मीट से आ रहे होते हैं और उनका किलिंग होता है।
तो 1922 के इंसिडेंट के बाद गांधी जी का जो मोरल स्टैंडिंग था वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ, और बहुत सारे लोग उनको अपोज करने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया, मतलब ये ठीक नहीं है। देन आता है 1926। ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स बल्फोर, वो एक बल्फोर डिक्लेरेशन करते हैं, और उसमें वो डोमिनियन को डिफाइन करते हैं। नाउ व्हाट इज डोमिनियन? ब्रिटेन इंडिया को रूल कर रहा था, इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। या तो इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दो, सो इंडिया कंप्लीट फ्री होगा, सो कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमने दे दिया। दूसरा, हमने इंडिया को कॉलोनी रखा, तो कॉलोनी में 0% फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस में 100% फ्रीडम है। एक काम करते हैं, इंडिया को हम डोमिनियन रखते हैं, सो डोमिनियन हो गया, ये पार्शियल फ्रीडम हो गया, पार्शियल फ्रीडम हो गया। तो जेम्स बल्फोर ने फर्स्ट टाइम अनाउंस किया कि डोमिनियन क्या होगा। तो डोमिनियन को उन्होंने डिफाइन किया, इट इज ऑटोनोमस कम्युनिटी विद इन ब्रिटिश एम्पायर, equal in status, in no way subordinate one to another in any aspect of their domestic or external affair, though united by common allegiance to the crown and freely associated as a member of British Commonwealth of Nation, which means that country will be independent, बट उसका फाइनल जो कंट्रोल होगा वो ब्रिटिश क्राउन के पास होगा, ब्रिटेन के राजा या रानी के पास फाइनल कंट्रोल होगा। तो ये बल्फोर डिक्लेरेशन में कहा गया। तो कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, ये सब ब्रिटेन की कॉलोनी थी, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया ने अब 1927 में साइमन कमीशन इंडिया में आता है। तो डोमिनियन स्टेटस को आप डिफाइन कर सकते हो पार्शियल इंडिपेंडेंस। अगर और मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन उस कंट्री के लोगों के पास होगा, बट जो मेजर डिसीजन लेना होगा वो होगा ब्रिटिश एम्पायर के पास। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने एक्सेप्ट कर लिया। अब 1927 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। उसमें ब्रिटिशर इंडियन से कमिटमेंट करते हैं कि अभी आप इसको एक्सेप्ट कर लो, एंड आफ्टर 10 ईयर हम एक कमीशन बनाएंगे जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम को स्टडी करेगा, और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लेके आएगा, पॉलिटिकल रिफॉर्म लेके आएगा। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के पॉलिटिक्स लोगों के एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। तो आप क्या करो, उसको है आप हमें अभी सपोर्ट करो। तो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, तो 10 साल बाद यानी 1929 में आना चाहिए, बट क्योंकि इंडिया में अब अपोजिशन हो रहा था तो ब्रिटिशर ने क्या किया कि 2 साल पहले ही भेज दिया। तो 1927 में सर जॉन साइमन के लीडरशिप में 7 मेंबर कमेटी इंडिया में आती है, और उसका नाम होता है साइमन कमीशन। क्या इसका ऑब्जेक्टिव होता है, इसका पर्पस क्या होता है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करना, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है, इनका पर्पस होता है। सो साइमन कमीशन 1927 इंडिया में आती है। इंडियंस प्रोटेस्ट करने लगते हैं, और इंटरेस्टिंगली 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ, उसके बाद ये पहला ऐसा बिग प्रोटेस्ट था। लाला लजपत राय, कांग्रेस के लीडर्स, कम्युनिस्ट, हिंदू महासभा, ये सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक फेमस स्लोगन रेस कर रहे थे, दैट वाज साइमन गो बैक। वो फेमस स्लोगन को वो रेस कर रहे थे। तो साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। फिर कांग्रेस ने कहा कि जो साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है उसको हम नहीं मानते हैं, और हम अपना रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो मोतीलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के लीडर थे, और उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया, और उन्होंने कहा कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। क्यों डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए? क्योंकि 1926 में बल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था, और जहां पे ब्रिटिश एम्पायर के 3 कंट्री को मिल गया था डोमिनियन स्टेटस। तो इंडिया को लगा कि चलो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिल रहा है, आधा तो मिले, पार्शियल तो मिले। तो मोतीलाल नेहरू ने अनाउंस करी, नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। नाउ कांग्रेस के अंदर ही नेहरू रिपोर्ट को लेके अपोजिशन होने लगा, 2 ग्रुप बन जाता है। एक ग्रुप जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और दूसरे यंग लीडर होते हैं, और दूसरा ग्रुप होता है महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि यस, डोमिनियन स्टेटस हमें मिलना चाहिए। और महात्मा गांधी का पूरा अप्रोच क्या होता है फ्रीडम मूवमेंट का, कि स्लो एंड ग्रेजुअली हमें मूव करना है। आज अगर हमें फ्रीडम मिल भी गया तो हम करेंगे क्या, बिकॉज हमने अपने सोसाइटी को प्रिपेयर नहीं किया है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है, तो हम करेंगे क्या। लेकिन जो यंग रेवोल्यूशनरी थे एंड कांग्रेस के यंग लीडर थे,
यंग रेवोल्यूशनरी लाइक चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, और कांग्रेस के यंग लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजागोपालचारी, इनका था कि हमें इंस्टेंट इंडिपेंडेंस चाहिए, कि बहुत हो गया, अब हम ब्रिटिशर के सामने रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये दो थॉट था। तो नेहरू रिपोर्ट के लेके कांग्रेस में ही चर्निंग होने लगा। सो कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप बन जाता है। एक ग्रुप अपोज करता है, तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उनका कहना था कि ब्रिटिशर से हमें सारे के सारे टाइज को ब्रेक कर देना चाहिए। ब्रिटिशर से कोई कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। नाइदर इंडिया शुड बी कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, नाइदर हमें उनका डोमिनियन स्टेटस लेना चाहिए। और दूसरा, क्योंकि उनका कहना ऐसा था कि डोमिनियन स्टेटस में इंडिया को कुछ ऑटोनॉमी तो मिलेगा, बट अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है? ब्रिटेन के पास ही है। तो इसका अगर आप एनालॉगी लो तो ये कठपुतली की तरह हो गया, कि कठपुतली आपने कभी डांस देखा होगा, तो वहां पे जो इसको पूरा मैनेज करता है, डायरेक्ट करता है, तो वो अपने हिसाब से रन करता है, जैसे जैसे अपने फिंगर्स को मूव करता है, कठपुतली मूव करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि इंडिया अगर डोमिनियन स्टेटस बन जाएगा तो ब्रिटिशर क्या करेंगे, इंडियंस को लेके जाएंगे अफ्रीका में और अफ्रीका को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो ब्रिटिशर जो अफ्रीका को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इंडिया शुड नॉट बिकम पार्टी ऑफ दैट थिंग, इंडिया उसका पार्ट नहीं बनना चाहिए। और थर्ड, इन्होंने कहा कि एंटी कॉलोनियलिज्म, इनको इन्होंने सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं देखा, और पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखा। उन्होंने कहा कि कॉलोनियलिज्म खराब है, तो अगर इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा तो चलो हमारे इंटरेस्ट सर्व हो गए, बट व्हाट अबाउट इंडोनेशिया, व्हाट अबाउट साउथ अफ्रीका, उसके बारे में क्या है? तो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। आप जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को देखोगे तो दे वर नॉट ओनली इंडियन लीडर, वो एक ग्लोबल लीडर थे। और उस समय के टाइम पे वो वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे, वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को समझते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट हमें फाइट करना पड़ेगा। तो कांग्रेस के जो यंग लीडर थे, उनका कहना था कि ब्रिटिशर से पूरा का पूरा कनेक्शन खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम डोमिनियन स्टेटस रखेंगे तो देयर विल बी सम कंट्रोल इन देम, वो इंडियंस को यूज करेंगे अफ्रीका को एक्सप्लॉइट करने के लिए। और एंटी कॉलोनियलिज्म खराब है, वेदर वो 1% है तो भी खराब है। तो वो ऐसे ग्लोबली इस इशू को देखते थे, नो इस इशू को वो ऐसा नहीं देखते थे कि सिर्फ इंडिया में देखते थे। उस समय प्रॉब्लम क्या होता था कि इंडिया से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था ब्रिटिशर का। ब्रिटिशर इस पैसे को यूज करते थे और दूसरे कंट्री में जाके वार फाइट करते थे, दूसरे कंट्री को जाके कैप्चर करते थे। जैसे जर्मनी का कोई कॉलोनी है तो इंडियन सोल्जर को लेके चले गए, इंडिया से पैसे लेके चले गए, जर्मनी के साथ फाइट किया और उस अफ्रीकन कंट्री कोंगो को फ्री कर लिया, ब्रिटिशर ने अपने कंट्रोल में ले लिया। गांधी जी सपोर्ट करते थे, उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर पहले कुछ भी फ्रीडम देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब डोमिनियन स्टेटस तो दे रहे हैं ना, तो जितना दे रहे हैं उतना आप एक्सेप्ट कर लो, और वाई आप फुल इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहे हो। लेकिन ये जो गांधी जी का जो थॉट प्रोसेस था, अगेन 2 साल में चेंज हो जाता है, क्योंकि 1927 में नेहरू रिपोर्ट को गांधी सपोर्ट करते थे। 1929 में इरविन ने कहा कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे, वो उस समय इंडिया के वाइसरॉय थे। और फिर वो अपने जो उन्होंने कहा था उसके ऊपर बैकआउट कर जाते हैं ब्रिटेन के अपोजिशन से। तो फिर गांधी जी को लगता है कि देखो इन्होंने हमें बिट्रे किया, और फिर वो जो कांग्रेस के यंग लीडर हैं उनको सपोर्ट करने लगते हैं। तो गांधी जी का सपोर्ट टू नेहरू रिपोर्ट फॉर अ टाइम बिंग था, थोड़े टाइम के लिए था। 1929 में इरविन डिक्लेरेशन होता है, और इरविन डिक्लेरेशन के पीछे पर्पस क्या होता है कि इंडियंस अपोज कर रहे होते हैं, तो लॉर्ड इरविन बहुत जल्दी जल्दी में अनाउंस कर देता है कि नहीं नहीं चलो अब इरविन डिक्लेरेशन करते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस हम फ्यूचर में देंगे। कब फ्यूचर में? 1930 में, 1940 में, 1945 में, कब देंगे मतलब कुछ पता नहीं था। तो ये नहीं पता था इसका टाइमलाइन क्या होगा, उन्होंने जस्ट अनाउंस कर दिया कि हम इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस देंगे। इंडियंस ने इसको वेलकम किया, उन्होंने कहा कि चलो कुछ तो मिल रहा है, वी आर गेटिंग। बट अब प्रॉब्लम दूसरा हो गया कि 1929 में ही वर्ल्ड की इकोनॉमी खराब हो गई, और जब वर्ल्ड की इकोनॉमी खराब हो गई तो मेजर मनी, मेजर रेवेन्यू ब्रिटिशर को इंडिया से मिलता था। तो ब्रिटेन में लोग अपोज करने लगे कि देखो इंडिया को अगर डोमिनियन स्टेटस मिलेगा तो हमारे जॉब कट हो जाएंगे, टैक्सेस कम हो जाएंगे, मार्केट का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो ब्रिटेन में अपोज होने लगा। और जब ब्रिटेन में अपोज होने लगा तो इरविन फिर बैकआउट कर गया, उसने कहा कि ठीक है चलो मैंने जो अनाउंस किया था मैं उसको वापस लेता हूँ। और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो एक बहुत ही खतरनाक यू टर्न लेता है। कैसा यू टर्न? यहाँ से जो ब्रिटिशर के अगेंस्ट हमारा जो कॉन्फिडेंस था,
हमारा जो ट्रस्ट था वो धीरे धीरे कम हुआ। हमको लगा कि नहीं, ये इंडिया में इसलिए नहीं है क्योंकि उनको इंडिया का डेवलपमेंट करना है, ये इंडिया में इसलिए है क्योंकि इंडिया के रिसोर्सेज को यूज करके ब्रिटेन का डेवलपमेंट करना है। पहले के आप देखोगे 1929 से पहले इंडियंस रिक्वेस्ट लेके जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और उनको कहते थे कि देखो यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पे रोड नहीं है, प्लीज इसको बिल्ड करो। तो हमें लगता था कि ब्रिटिशर हमारे लिए सब काम कर रहे हैं, रेलवे हमारे लिए बना रहे हैं, टेलीग्राफ के चैनल हमारे लिए बना रहे हैं, हमारे लिए रोड बना रहे हैं। पर बाद में पता चला कि इसके पीछे इनका इंटरेस्ट है। तो 1929 के बाद हमारा जो ट्रस्ट था ब्रिटिशर के ऊपर वो कम हो गया। और फिर क्योंकि ब्रिटिशर ने रीजनेबल इंडिया में रिफॉर्म नहीं किया जो इंडियन एस्पिरेशन को फुलफिल कर पाए, और हमारे गोल बहुत रेडिकल हो गए थे। अब हमने कहा कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा, हम क्यों रिक्वेस्ट करें, हम अपने कंट्री में ही किसी फॉरेन पावर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा डेवलपमेंट करो, अब हम खुद करेंगे। तो 1929 वाज अ टर्निंग पॉइंट। जब इरविन डिक्लेरेशन फेल हो जाता है तब गांधी जी को भी ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने गलत किया नेहरू रिपोर्ट को सपोर्ट करके, अब कांग्रेस के यंग लीडर को मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो देन ही स्टार्टेड सपोर्टिंग जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस एटसेट्रा, उनको सपोर्ट करने लगे। 1930 में, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर का सेशन हुआ था, जहां पे पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस उसका रेजोल्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया। इसको ऑफिशियली हमने फॉर्मुलगेट किया जनवरी 26, 1930 को, इसको ऑफिशियली हमने फॉर्मुलगेट किया। कांग्रेस ने इंडियंस को अर्ज किया कि आप आओ और इसको इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करो। तो ये दिसंबर 1929 को हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1930 को ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट किया। और उसके बाद से जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला तब तक एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी 1930 हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, 1947 तक, जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला। और तब हम नेशनल सॉन्ग संग करते थे, हम इंडियन ट्राई कलर को फ्लैग करते थे, फ्लर करते थे। उसके बाद 1946 आता है। अब 1946 में अब ये श्योर हो गया कि ब्रिटिशर इंडिया से जाने वाले हैं। तो ब्रिटिशर इंडिया से जाने वाले हैं तो कब जाएंगे? सो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, और उसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि इंडिया को हमें पार्टीशन करना पड़ेगा दो कंट्री में, वन विल बी इंडिया, अनदर विल बी पाकिस्तान, दो में हमें पार्टीशन करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर इंडिया से चले जाएंगे और इंडिया उस दिन फ्री हो जाएगा। अब ये 15 अगस्त कैसे आया? 15 अगस्त ब्रिटेन के लिए बहुत ही हिस्टोरिक डे था, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने ब्रिटेन के अगेंस्ट सरेंडर किया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली इस दिन खत्म हुआ था। तो ब्रिटेन को लगा कि क्योंकि हमारे लिए हिस्टोरिक डे है तो हमें 15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस देना चाहिए। तो इसीलिए 15 अगस्त डेट आता है। अदरवाइज 15 अगस्त का हमारे लिए कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, हमारे लिए इंडिपेंडेंस है 26 जनवरी का। तो 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिला, हम सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि 26 जनवरी हमारे लिए इतना हिस्टोरिक है तो हमें कुछ वे में इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट बन के रेडी हो गया बाई 26 नवंबर 1949। तो हमने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन को हम एक्सेप्ट करेंगे 26 जनवरी 1930 को 1950 को, और इस दिन को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे। सो अगर कोई आपसे पूछे कि ओरिजिनली हमारा इंडिपेंडेंस डे क्या था, तो ओरिजिनली आवर इंडिपेंडेंस डे वाज 26 जनवरी। बट क्योंकि 15 अगस्त को ब्रिटिशर इंडिया से चले गए, दैट डे वाज हिस्टोरिक फॉर देम, और हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करने लगे। तो दिस इज हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक डे। इसमें कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क।